हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स में मैं 5 लेक्चर करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने नैनो पार्टिकल्स, उसकी ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उसकी सिंथेसिस मेथड करवा दी। और हमने करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। करेक्टराइजेशन में हमने 3 पढ़ ली थी आपकी, सेम, टेम और एएफटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों हमने पिछली क्लास में मैंने करवा दी थी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यदि आप ये तीनों देखना चाहो तो। इसके अलावा हम 3 करेक्टराइजेशन टेक्निक और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपनी करेक्टराइजेशन टेक्निक है एक्सआरटी, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये सेम वही है जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते आए हैं। सॉलिड स्टेट की स्टडी के लिए जो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ा है वही है। उसी के थ्रू हम नैनो पार्टिकल की स्टडी करते हैं। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? ये दिया था आपके लुई ने, मैक्सवेल लुई ने 1912 में। और इसके आधार पर इसका जो प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था? आपका ब्रेग ने। वो किसने दिया था? ब्रेग ने दिया था 1913 में। ब्रेग ने दिया था 1913 में। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो क्रिस्टल है या नैनो पार्टिकल्स है उसे लेते हैं, उस पे हम एक्सरे बीम डालते हैं। एक्सरे बीम डालते हैं तो एक्सरे से टकराएगी और इससे क्या होगा? डिफ्रेक्शन होगा। इससे क्या होगा? डिफ्रेक्शन होगा। और डिफ्रेक्शन होके आपके ये डिटेक्टर स्पॉट पे ये मरेंगे, जिससे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो एक्सरे सोर्स के रूप में हम कौन काम में लेते हैं? मेटल काम में लेते हैं। मोस्टली हम कौन से मेटल काम में लेते हैं? कॉपर लेते हैं। मोस्टली हम कौन से लेते हैं? कॉपर लेते हैं। क्यों कॉपर लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो समझ में आ गया। हम जो से पढ़ते हैं कि हम क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टल पे हम एक्सरे डालेंगे, एक्सरे डालेंगे तो आपका क्या होगा? डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, डिफ्रेक्शन होगा। और डिफ्रेक्शन में भी आपका कौन सा डिफ्रेक्शन होगा? देखो, दो होते हैं। एक तो रेले लाइन और रेले होती है, और एक आपकी क्या होती है? स्टोक होती है। तो यहाँ पे कौन सी होगी जिसकी हम डालेंगे उसी की निकलेगी? रिले होती है। रिले डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोक नहीं होता, स्टोक या एंटी स्टोक नहीं होता। आपका कौन सा होता है? रेले होता है। रेले होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सरे डालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सरे ही क्यों डालते हैं? एक्सरे इसलिए डालते हैं क्योंकि एक्सरे क्रिस्टल की स्मॉल साइज डिटेक्ट करने में आती है। तो ये जो लेटेस्ट पैरामीटर है डिस्टेंस डी, हमें इस रेंज की लाइट डालनी पड़ेगी। जिस रेंज की ये डी है उसी रेंज की हमें क्या डालनी पड़ेगी? लाइट डालनी पड़ेगी। यानी कि एक्सरे की क्या होगी? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे सिमिलर एज प्लेन डिस्टेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये है कि जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो कैसी होनी चाहिए? प्लेन डिस्टेंस के सिमिलर होनी चाहिए, तभी ये डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा। वरना ये डिफ्रेक्शन पैटर्न अच्छा नहीं बनेगा। वरना ये डिफ्रेक्शन पैटर्न अच्छा नहीं बनेगा। तो हमारी प्लेन जो डिस्टेंस है, जो नैनो पार्टिकल्स में, वो आपकी किस रेंज में होती है? आपकी 0.5 से 2.5 एमस्ट्रम। तो इसी रेंज का हम लेते हैं। तो कॉपर की जो वेवलेंथ है वो होती है 1.5406 एमस्ट्रम। ये हमारे इस रेंज में आती है। इसलिए हम सबसे अच्छा कॉपर चुनते हैं। कॉपर, कॉपर की जो अल्फा वेवलेंथ निकलेगी वो इस रेंज की होती है। तो हम यहाँ पे बहुत स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि एक एमस्ट्रम कितना होता है आपका? एक एमस्ट्रम आपका होता है 0.1 नैनोमीटर। तो इस रेंज की पार्टिकल की स्टडी भी हम इसमें कर सकते हैं। तो बहुत स्मॉल पार्टिकल की स्टडी के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एक्सआरडी लेते हैं। और एक्सरे क्या होगी? आपकी जो प्लेन डिस्टेंस है डी, जिसे हम करते हैं डी स्पेसिंग बोलते हैं, उसके जो रेंज की वेवलेंथ है वो हम इस पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा ग्राफ बनाया है। और ये जो क्रिस्टल है इसको हम पाउडर की फॉर्म में लगाते हैं और लगातार घुमाते रहते हैं। तो घुमाने के लिए जो हम अपरेटस काम में लेते हैं या जो थिंग काम में लेते हैं वो आपका होता है गोनियोमीटर। वो क्या होता है आपका? गोनियोमीटर। गोनियोमीटर क्या होता है? ये आपके रोटेट करने के, सैंपल को रोटेट करने के काम में आता है। रोटेट द सैंपल, सैंपल को आपको क्या करता है? रोटेट करता है। अब क्या होगा? डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा रेले लाइट का। तो ये जैसे दो वेवलेंथ आ रही है, एक यहां से स्ट्राइक होके यहां जा रही है। आपका इंसिडेंट एंगल थीटा है, डिफ्रेक्शन एंगल भी कितना है? थीटा है।
दूसरी वेवलेंथ एक्सरे यहाँ से आ रही है, इस एटम से टकरा के यहाँ जा रही है। तो इसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसका भी डिफ्लेक्शन एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है? इज इक्वल टू एन लेमडा। क्योंकि जितनी वेवलेंथ होगी वो पूरी की पूरी पार करेगी, तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता है? एन लेमडा। और पाथ डिफरेंस यहाँ से थीटा एंगल से हमारे पास कितना आ जाता है? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आती है डी निकालने की, जो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है, दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है डी, वो फॉर्मूला क्या आता है आपका? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेग्स इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेग्स इक्वेशन। तो आपके एक्स आर डी में स्टडी हम किससे करते हैं? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इससे करते हैं। और हम ग्राफ बनाएंगे तो देखना, ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल है, तो हमारे पास हमेशा टू थीटा ही आएगा। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्राफ आपका बनेगा इंटेंसिटी वर्सेज टू थीटा के बीच में। या थीटा नहीं आएगा, क्योंकि मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा हमें तो टू थीटा एंगल ही दिखेगा, थीटा एंगल हमें कभी भी नहीं दिखेगा। टू थीटा एंगल दिखेगा, इसलिए इंटेंसिटी वर्सेज टू थीटा बीच में ग्राफ आएगा। तो आपका जो इसकी स्टडी करते हैं हम ब्रेक इक्वेशन से करते हैं, और ब्रेक इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? देखो, ये टू थीटा ग्राफ आएगा और ये होती है एन लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ वैल्यू क्या है? एन आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। कितना नंबर डिफ्रेक्शन हो रहा है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। लेमडा आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। डी आपका क्या है? स्पेस बिटवीन टू प्लेन। वो दो प्लेन जिनका मिलर इंडिसेस सेम है, ये याद रखना, दो अलग अलग प्लेन नहीं है, जिनका मिलर इंडिसेस सेम है उनके बीच की डिफरेंस थीटा आपका क्या है? डिफ्रेक्शन एंगल। थीटा आपका क्या है? एंगल, डिफ्रेक्शन एंगल। तो यहां से हम स्टडी करते हैं, यहां से हम डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी का जो मान होता है, ये जो डी एच के एल है, इसका मान कितना होता है? मान लिया मेरा एक ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, मान लिया मेरा एक ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है जिसकी तीन एज लेंथ है, एक आपकी ए है, एक आपकी बी है, एक आपकी सी है। तो इसके लिए जो डी एच के एल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है 1/d² एच के एल इज इक्वल टू h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c²। यदि आपका ये है, कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है। तो डी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? एच के एल आपके क्या होते हैं? मिलर इंडिसेस होते हैं, इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सॉलिड में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से आपका यदि डी स्क्वायर एच के एल का मान कितना आ जाएगा? 1/√ऑफ h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c²। सॉरी, ये डी का मान आ जाएगा, डी एच के एल। क्योंकि डी स्क्वायर करोगे तो ये अपोन में हो जाएगा, और ये हटाओगे तो ये हो जाएगा। तो डी एच के एल का मान कितना आ जाएगा आपका? 1/√ऑफ ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए। लेकिन यदि हमें पूछे क्यूबिक के लिए कितना आएगा, तो फॉर क्यूब, फोर क्यूब, क्यूब क्या होता है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों लेंथ इक्वल हो जाती है। क्यूब में क्या होगा आपका? तीनों लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, एबीसी। तो आपका 1/d² एच के एल कितना आ जाएगा? h² / a² प्लस k² / a² प्लस l² / a²। एलसीएम ले लेंगे तो 1/d² एच के एल कितना आ जाएगा? h² प्लस k² प्लस l² / a²। और d² एच के एल कितना आ जाएगा?
ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ डी एच के एल कितना आ जाएगा, ये जगह ए अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी का फॉर्मूला कितना आएगा, ये फॉर्मूला आएगा अपना, डी स्पेसिंग का फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है। और यदि एक फॉर्मूला और देखना चाहें तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना। इसी फॉर्मूले से मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहां से देखना साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, एन लेमडा अपॉन टू डी। और डी का मान अभी हमने निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा, एन लेमडा अपॉन टू ए एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा का। ओके। और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ जाएगा फॉर्मूले, यदि फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट पूछते हैं तो हम इसकी स्टडी करते हैं ब्रेक इक्वेशन से। एक्सआरडी से हमें मिलता क्या क्या है, एक्सआरडी देखना, हमें सबसे पहले क्रिस्टल की स्ट्रक्चर यदि मुझे पता करनी है, क्रिस्टल की साइज मुझे पता करनी है, पहली चीज तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर देगा, इंटरनल स्ट्रक्चर देगा, सरफेस की जानकारी नहीं देगा। तो एक्सआरडी की लिमिटेशन आपकी क्या है, सरफेस की जानकारी हमें नहीं देता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या देगा, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर दे देगा, फेज आइडेंटिफिकेशन दे देगा कि आपकी फेज क्या क्या है, लेटिस के पैरामीटर हमें बता देगा, डी स्पेसिंग हम बताएंगे, फॉर्मूला बताएगा, मिलर इंडिसेज हमें बता देगा, क्रिस्टलाइन साइज हमें बता देगा, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स हमें बता देगा, यूनिट सेल के पैरामीटर्स हमें बता देगा। तो ये सारी स्टडी करनी है, तो मेनली क्रिस्टल की स्ट्रक्चर या उसकी साइज या डी स्पेसिंग की स्टडी करनी है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आपका, एक्सआरडी मेथड है। अब देखना, हमारी ब्रेक इक्वेशन काम में आती है, लेकिन यदि क्रिस्टल का साइज बहुत स्मॉल कर दे, फॉर वेरी स्मॉल क्रिस्टल, यदि क्रिस्टल का साइज हम क्या कर दें, बहुत स्मॉल कर दें, बहुत स्मॉल कर देंगे, तो जो पीक है, जो एक्सरे की पीक आती है, वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रॉड हो जाएगी। पीक आपकी जो शार्प पीक आती थी, वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रॉड पीक आ जाएगी। और इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा फॉर वेरी स्मॉल क्रिस्टल साइज, जो फॉर्मूला लगेगा वो डी के लिए फॉर्मूला, जो डी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, ये नहीं निकलेगा। फॉर वोल स्मॉल साइज डी का फॉर्मूला लगेगा के लेमडा अपॉन बीटा कोस थीटा। नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा लगता था अभी डी का हमारा, ये वाला, डी का एन लेमडा अपॉन साइन थीटा। डी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन टू साइन थीटा। लेकिन यदि आपका क्रिस्टल बहुत छोटा है तो पीक ब्रॉड हो जाएगी, उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, के लेमडा अपॉन बीटा कोस थीटा। और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले का नाम हमारा होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्केलर इक्वेशंस। तो यदि बहुत स्मॉल साइज है तो किससे स्टडी करेंगे, स्केलर इक्वेशन, नॉर्मल है तो किससे करेंगे, ब्रेक इक्वेशन। यहाँ आपका के का मान कितना होता है, 0.9, लेमडा आपका वेवलेंथ है, बीटा आपकी क्या है, वो है पीक कितनी ब्रॉड है, पीक विड्थ, ये आपका बीटा है। ठीक है। और पीक जो ब्रॉड है उसकी रीजन क्या क्या है, पीक ब्रॉड किस किस रीजन से होती है, इसका पहला रीजन तो अभी हमने पढ़ लिया, स्मॉल क्रिस्टल। दूसरा इसका रीजन है आपका लेटिस के अंदर क्या आ जाए, यदि कोई डिफेक्ट्स आ जाए तो भी पीक क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपके लेटिस के अंदर क्या आ जाए, कोई स्ट्रेन आ जाए। और लास्ट आपका रीजन है यदि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ब्रॉडनिंग हो जाए।
ठीक है। ये आपका एक्सरे है, समझ में आ गया। एक्सरे क्या है आपका, हम क्रिस्टल पे एक्सरे डालेंगे, कॉपर इसमें काम लेंगे। कॉपर क्यों काम लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ कितनी है, 1.5406 है, जो इसकी साइज की है, ये डी की साइज की, स्पेस के जो डिफरेंस है उसकी साइज की, इसलिए हम काम में लेंगे। यहाँ से आपका डिफ्रेक्शन होगा, डिफ्रेक्शन में आपकी जो वेवलेंथ डाले और इसी को प्राप्त होगी, इसलिए रेले डिफ्रेक्शन होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, ब्रेक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, 2d इक्वल टू पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा, एन लिम्डा के बराबर, तो एन लिम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2d साइन थीटा। इसे हम बोलेंगे ब्रेक इक्वेशन। यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा, एन लिम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। और टी स्पेसिंग का मान क्यूब के लिए कितना आ जाएगा, मेनली ये पूछते हैं, लेकिन आपसे आज करो तो क्यूब के लिए कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस स्क्वायर। और यदि ऑर्थोरोम्बिक है तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और वेरी स्मॉल साइज क्रिस्टल है, तो इसका मतलब हम इसमें बहुत स्मॉल साइज, यानी कि जो आपके 100 नैनोमीटर या से कम है उसकी भी स्टडी करते हैं। और स्मॉल साइज के लिए हम कौन सा बोलेंगे, स्केलर इक्वेशन लगाएंगे, जो क्या होती है, डी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन बीटा कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे ESCA, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। ESCA का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस, इसका पूरा नाम है। इसका जो लेटेस्ट नाम है वो क्या है आपका, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, XPS, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, सिमिलर वही है। इसका नया नाम आपका क्या है, XPS। इसे डिस्कवर किसने किया था, काई सिगबेन ने किया था 1960 में। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल का एक सरफेस लेते हैं, या जिस नैनो पार्टिकल का हमें स्टडी करनी है उसका हम क्या लेते हैं, सरफेस लेते हैं। ये सरफेस ले लिया, और उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एक्सरे डालेंगे। उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एक्सरे डालेंगे। यहां से पतला सरफेस लेंगे, पतला सरफेस लेंगे तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इससे हम सरफेस की स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन कंडेंसर है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जो हमने एक्सरे की डाली थी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कितना होता है, एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या होता है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी सरफेस की इलेक्ट्रॉन मेजर कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, ESC है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। तो यहां से ये अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम पता क्या कर सकते हैं, XPS जानकारी कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होगी तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये पता कर सकते हैं। यदि हमें केमिकल कंपोजिशन पता करना है, केमिकल कंपोजिशन पता करना है तो XPS काम में आएगा। प्रत्येक एलिमेंट की क्या क्वांटिटी है, किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि Fe+2 में या Fe+3 में है, केमिकल बॉन्डिंग कौन सी है, इसकी स्टडी हम किससे करेंगे, XPS से करेंगे। इसकी स्टडी हम किससे करेंगे, XPS से करेंगे। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर हमें वैक्यूम की जरूरत पड़ेगी। वैक्यूम क्या होगा आपका, कंपलसरी होगा, वैक्यूम कंपलसरी होगा। और कौन सी मेटल काम में लेंगे, जो सरफेस सेंसिटिव हो। कौन सी मेटल काम में लेंगे, जो आपकी क्या हो, सरफेस सेंसिटिव हो। और ये सारी मेटल को क्या कर सकता है, एलिमेंट एलिमेंट डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम को डिटेक्ट ये नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपका है STM, सरफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। किस पे बेस्ड है ये, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पे, इस पे बेस्ड है, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पे। किसने खोज की आपकी, विनिंग ने और रोजर ने 1981 में। देखना, एक होती है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, SPM, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी।
जिसमें क्या करते हैं हम, सरफेस के ऊपर एक टिप लेते हैं, प्रोब लेते हैं और वो इससे स्कैन करते हैं। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एसपीएम। ये दो टाइप का होगा आपका, एक तो होगा एएफटी, एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एक होगा एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। टिप हम काम में लेते हैं, स्कैनिंग प्रोब काम में लेते हैं। किसके लिए काम आती है ये मेथड, किस में काम आता है आपका, बायोलॉजिकल सैंपल के लिए। बायोलॉजिकल सैंपल के लिए एएफटी हम मैं पहले बता चुका हूं, एटॉमिक फोर्स मॉडल, जिसमें हम सिलिकॉन की टिप लेते हैं और ये इसके ऊपर टच करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, टच करते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, दोनों सैंपल के लिए हम इसे क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। और किस पे डिपेंड करता है ये, आपके एटॉमिक फोर्स के, एटॉमिक फोर्स या वंडरवॉल, यानी कि ये एटम है और ये एटम है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके आधार पे स्टडी करता है, वंडरवॉल फोर्स पे आधार पे स्टडी करता है। और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए बायोलॉजिकल सैंपल के लिए काम में आते हैं, जैसे आपका डीएनए हो गया या अदर हो गए। एसटीएम, सरफेस टनलिंग इफेक्ट, इसमें क्या होगा, हम सरफेस लेंगे, कौन सा लेंगे, सिर्फ कंडक्टिंग, कौन सा लेंगे, सिर्फ कंडक्टिंग या सेमीकंडक्टर। और टनलिंग इफेक्ट क्या कहता है कि पहले नॉर्मल क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, जब दो चीजें टच करेगी तभी कंडक्टिविटी होगी। टनलिंग इफेक्ट क्या कहता है, यदि मान लो दो मेटल है और दोनों थोड़ी सी डिस्टेंस पे हैं, कितनी डिस्टेंस पे, 0.5 टू 1 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे यदि हैं, और इनके बीच में यदि क्या है, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अपने आप चले जाते हैं थ्रू टनलिंग इफेक्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी स्टडी यहाँ को टच नहीं करेंगे, ऊपर रखेंगे हम सरफेस से, और टनलिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, जिसकी वजह से हम स्टडी करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग है तो किसकी जानकारी देगा, सरफेस की। किसकी जानकारी देगा, सरफेस की, इंटरनल जानकारी आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे ये आपका एक मेटल है जिसकी हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं टिप ले रहा हूँ, यहाँ पे जो टिप ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ टंगस्टन की, कंडक्टर मेटल लेंगे, टंगस्टन लेंगे, या फिर आपका प्लेटिनम इरिडियम लेंगे। ये कुछ दूरी पे रखेंगे, 0.5 से 1 नैनोमीटर। यहाँ पे वैक्यूम रहेगा तो टनलिंग वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो यहाँ आपका प्याजो इलेक्ट्रिक ट्यूब लगी है जिसकी लेंथ चेंज होती रहती है, और ये आपकी सरफेस की स्टडी करता है। ये आपके क्या होता है, सरफेस की स्टडी करता है। इस प्रकार से है। ये आपका कंडक्टिंग सैंपल है, ये सेमीकंडक्टर सैंपल है, ये आपका मेटल की टिप है। इनके बीच में टनलिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी करंट जनरेट होगी, करंट की वजह से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, करंट की वजह से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पे काम आता है, वेरी हाई रेजोल्यूशन होता है। हर एटम की हम स्टडी कर सकते हैं, हर एटम की क्या कर सकते हैं, इसमें स्टडी कर सकते हैं। सरफेस की स्टडी करेंगे, वैक्यूम कंपलसरी होगा, क्योंकि वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। जबकि एएफएम में क्या था, वैक्यूम कंपलसरी नहीं था, एएफएम में वैक्यूम कंपलसरी नहीं था, यहाँ पे वैक्यूम क्या होगा, कंपलसरी होगा। एएफएम हमने तीन टाइप के पढ़े थे, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट और टिपिंग मोड। इसी प्रकार एसटीएम भी आपके दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। पहला आपका होगा कांस्टेंट करंट मोड, और दूसरा आपका होगा कांस्टेंट हाइट मोड। कांस्टेंट करंट मोड में क्या होगा, जो आपकी हम टनलिंग करंट लेंगे वो तो क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और जो टिप की हाइट है वो क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हाइट क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और करंट क्या करेंगे, चेंज, वेरिएबल करेंगे। तो फायदे क्या है, देखो, हाइट कांस्टेंट रखेंगे तो आपका हाइट और करंट जो चेंज करेंगे तो आपका सैंपल क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। सैंपल क्या होना चाहिए, आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस, क्योंकि प्लेन सरफेस होगा तभी हाइट कांस्टेंट पे काम करेगा। यदि सरफेस आपका ऊपर नीचे होगा तो हाइट कांस्टेंट काम नहीं करेगी। और ये बहुत फास्ट स्कैन करेगा, बहुत फास्ट स्कैन करेगा। जबकि इसमें क्या होगा आपका,
हाइट जब चेंज होगी तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा। इसमें भी 3D इमेज बनेगी आपकी, स्टडी करेगी किसकी, सरफेस की। आगे समझ में, स्कैनिंग टनलिंग इफेक्ट, जो टनलिंग इलेक्ट्रॉन पे काम करता हो। इसके अंदर हम स्टडी क्या क्या करेंगे, एसटीएम एटॉमिक अरेंजमेंट की जानकारी देगा, सरफेस टोपोग्राफी की जानकारी देगा, सरफेस डिफेक्ट्स की जानकारी देगा, मतलब जो सरफेस है उसकी जानकारी ये हमें देगा, सरफेस टोपोग्राफी। ठीक है, ये हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब देखना, हम बेसिक रिवीजन सा कर लेते हैं आपके थोड़ा सा। बेसिक रिवीजन क्या है, यदि मुझे सरफेस की स्टडी करनी है तो आपके तीन मेथड काम में आएंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये किसकी जानकारी देगा, सरफेस मोर्फोलॉजी की। और ये दोनों किसकी जानकारी देंगे, सरफेस टोपोग्राफी की। सरफेस मोर्फोलॉजी क्या है, मतलब सरफेस कैसा दिखता है, सरफेस की साइज क्या है, सरफेस का रफनेस क्या है। और सरफेस टोपोग्राफी का मतलब है हर एटम के इंडिविजुअल साइज के बारे में बताएगा। जैसे नॉर्मल सरफेस कैसा दिखता है, हम बोलेंगे प्लेन सरफेस है जिसमें हर एटम लगभग सिमिलर है, जबकि ये बताएगा कि एक एटम 42 नैनोमीटर का है, एक एटम 38 नैनोमीटर का है। सरफेस टोपोग्राफी के लिए एएफटी और एसटीएम पढ़ेंगे। ये एटॉमिक फोर्स प्रिंसिपल पे काम करता है, ये टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन की बैक स्कैटरिंग होगी। और यदि मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है तो हम क्या काम में लेंगे, टेप। और मुझे क्रिस्टल की स्टडी करनी है, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर या डिफेक्ट काम करनी है, तो हम काम कर लेंगे एक्सआरटी। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखना, ये आरपीएससी की क्वेश्चन है सारे के सारे किसके क्वेश्चन है आपके, आरपीएससी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्रिस्टल साइज ऑफ द नैनो क्रिस्टल मटेरियल व्हेन क्रिस्टल साइज इज बिलो 100 नैनोमीटर, डिटरमाइन ऑफ एक्स रे डिफ्रेक्शन टेक्निक्स किससे करते हैं। यदि आपके 100 नैनोमीटर से ऊपर तो हम किससे करते हैं, ब्रेग इक्वेशन से। और यदि 100 नैनोमीटर से कम स्मॉल साइज का तो हम किससे स्टेट करते हैं, हम अभी पढ़ा था हमने, स्केयर एक्सप्रेशन से, स्केलर इक्वेशन से। तो इसका आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स-रे डिफ्रेक्शन। एक्स-रे डिफ्रेक्शन के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, इट इज प्राइमरी यूज टू डिटेक्शन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में काम आता है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल साइज द नैनो पार्टिकल बिलो देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर में हम स्केलर इक्वेशन से हम कर सकते हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। स्मॉल साइज के लिए काम में लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज मच हाइयर देन द एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ सेलुलर, ये आपका क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। मैंने बताया था आपकी डी स्पेसिंग और वेवलेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो ए और बी सही है, सी आपका गलत है। तो पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट कौन सा, ए और बी, करेक्ट कौन सा है, ए और बी। नेक्स्ट देखिए, द स्केटरिंग बिटवीन द ब्रेक एक्सपेरिमेंट, स्केटरिंग क्या होती है, रेले स्केटरिंग होती है, इंस्टेंट होती है, न्यूटन होती है, रमन होती है। तो मैंने बताया था क्या होती है, रेले स्केटरिंग होती है, क्योंकि जितनी वेवलेंथ हम डालेंगे उतनी वेवलेंथ का ही बाहर निकलेगा। तो रेले है कम और ज्यादा का होता है, तो कौन सी होती है, रमन होती है। नेक्स्ट देखिए, एएफएम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, एटॉमिक फोर्स। मैंने बोला था किस पे काम करता है, एटॉमिक फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल नहीं होगा, डाइपोल मैग्नेटिक, एटॉमिक फोर्स कौन सा होता है आपका, वंडरवाल इंटरेक्शन। तो क्या होगा आपका, वंडरवाल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब आरपीसी क्वेश्चन है। विच टेक्निक इज इंटरनल स्ट्रक्चर, यदि मुझे करनी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए क्या में लेते हैं हम, टेम। एसटीएम और एएफएम किस में काम में लेते हैं हम, सरफेस के बारे में, किसके बारे में काम लेते हैं, सरफेस के बारे में। फिर देखिए, विच टेक्निक इज यूज्ड नैनो पार्टिकल क्रिस्टलन स्ट्रक्चर के बारे में, लेटिस पैरामीटर के बारे में, क्रिस्टलन साइज के बारे में कौन सी स्टडी करते हैं हम, टेम इंटरनल बताता है, एक्सआरडी क्रिस्टल के बारे में परफेक्ट स्टडी करता है। क्या आएगा, एक्सआरडी। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डिटरमाइन द सरफेस मॉर्फोलॉजी। तो जहां पे सरफेस मॉर्फोलॉजी की बात जाता है, जो हमेशा कौन सी टेक्निक काम में आएगी आपकी, से। सरफेस मॉर्फोलॉजी किसकी बात करेगा, से। ठीक है। इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, ये आपके आरपीसी क्वेश्चन, इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छी क्वेश्चन है। सेम है वो आपको कौन सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करवाता है, क्रिस्टल की नहीं करवाता, मोलिकुलर की नहीं करवाता, केमिकल फॉर्मूला नहीं करवाता, क्या करवाता है आपको, सरफेस मॉर्फोलॉजी। सेम किसके बारे में बताता है, सरफेस मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम, सेम से हम क्या नहीं कर सकते, सरफेस मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, पार्टिकल साइज कर सकते हैं, सरफेस के बारे में कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम क्या किससे करते हैं, हम एक्सआरटी किससे करते हैं, एक्सआरटी से। नेक्स्ट देखिए, नॉन कंडक्टिव सैंपल्स हैं वो सेम, वो किससे कनेक्टेड है, मैंने बताया था सेम में आपका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। यदि नॉन कंडक्टिव तो इसे हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, और कोटिंग किसके करेंगे, गोल्ड की। कोटिंग किसके करेंगे, गोल्ड या सिल्वर की, गोल्ड या सिल्वर की। नेक्स्ट देखिए, मेजर कंपोनेंट इन एएफएम, एटॉमिक फोर्स मॉडल में मेजर कौन है, तो कंटिल्यूर है, क्योंकि कंटिल्यूर कितना बेंड करेगा उसी के आधार पे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एएफएम है वो किसको एनालाइज कर सकता है, मेटल को, सेमीकंडक्टर को, कंडक्टिव को, और कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव। तो एएफएम में दोनों काम आते हैं, कंडक्टिव भी और नॉन कंडक्टिव भी। एक्सआरटी वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, ब्रेग इक्वेशन पे काम में करती है। एक्सआरटी में जो पैटर्न आता है वो किसके बीच में प्लॉट करते हैं, तो इंटेंसिटी और टू थीटा एंगल के बीच में हमें ड्रॉ करते हैं, थीटा के बीच में नहीं करते। कौन सी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सआरटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है, फेज इंटरफेक्शन बताता है, डी स्पेसिंग बताता है। सरफेस के बारे में बात कौन करता है, से। ये एक बात कौन करता है, से। द पोजिशन ऑफ एक्सआरटी पीक डिपेंड्स ऑन, एक्सआरटी की पीक की पोजीशन किस पे डिपेंड करेगी, मैंने बताया डी स्पेसिंग जिसकी बराबर होगी उसके आधार पे ही इसकी पोजीशन आएगी। नेक्स्ट देखिए, सरफेस रफनेस का मेजरमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सेम। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सेम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द प्राइमरी यूज टू डिटेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे डिपेंड करते हैं हम, सेम से सरफेस, एएफएम से सरफेस, एसटीएम से सरफेस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सआरडी से। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जहां बात आ जाए वहां कौन सी टेक्निक काम आएगी, टेप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और नैनो पार्टिकल्स की हाइट यदि मुझे मेजरमेंट करनी है तो कौन सी टेक्निक काम में आएगी, तो हाइट यदि मुझे मेजरमेंट करनी है तो कौन सी काम में आएगी, एएफ, एटॉमिक फोर्स। मैंने बताया था कि एटॉमिक फोर्स टिप से हम निकालते हैं कि कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे है, कौन कैसा है, तो हाइट के लिए कौन से काम आएगी, एएफ। ठीक है। ये हमारे नैनो पार्टिकल्स की करेक्टराइजेशन टेक्निक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन से क्या। थैंक यू।